हाय एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एनआईएस समरी का यूनिट 13 करेंगे। ये जो एनआईएस बुक्स होती हैं ये बेसिक बुक्स होती हैं डीएलएड की, जहाँ से आपके सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लाइक DSSB जो एग्ज़ाम है उसमें पीआरटी में पेडागोजी सेक्शन में यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिलते हैं। तो ये वीडियोज़ अच्छे से कंप्लीट करिएगा। एंड इससे पहले वाली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने 501 कोर्स कंप्लीट करा दिया है एंड ऑल्सो 506 भी कंप्लीट हो चुका है। अभी 502 के अंतिम चरण पे ही हैं हम लोग, तो जल्दी ये भी कंप्लीट कर लेंगे। अभी आज का चैप्टर है हम लोगों का बेसिक्स ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, यानी कि आज हम लोग आकलन और मूल्यांकन के बारे में जानेंगे। सीटेट के टाइम में हम लोगों ने फॉर्मेटिव असेसमेंट पढ़ा था, समेटिव असेसमेंट पढ़ा था, उसको हम यहाँ डिटेल में समझेंगे। जैसे उसकी जो फीचर्स होते हैं उनसे जो क्वेश्चन आते हैं। CCE क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। वो सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेजरमेंट क्या होता है, मापन। किसी वस्तु या प्रक्रिया के किसी पक्ष का मात्रात्मक वर्णन मापन कहलाता है। मतलब जब हम क्वांटिटी पे ध्यान देते हैं, क्वांटिटी कितना है, क्या है ना, तो ये कैसे पे ध्यान नहीं देते हैं, कितना है क्या है ये ध्यान देते हैं, तो उसको बोलते हैं मेजरमेंट। अब एक और बात, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चन किया कि सीमा कितने साल की है, तो आप कहोगे 15 साल की है, जितने भी साल की है तो वो कहेंगे। ये थैले में कितना किलो शुगर है, तो हम बताएंगे कि हाँ 50 किलो है ना। तो ये क्या हुआ, 50 क्वांटिटी हुई ना, 15 मात्रा हुई, क्वांटिटी हुई। तो यहाँ पे मेजरमेंट क्या होता है, इट इज़ अ स्टेट दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वांटिटी इज एक्सप्रेस थ्रू द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मतलब यहाँ पे मापन में क्या करते हैं हम लोग, क्वांटिटी के टर्म में किसी भी एट्रीब्यूट का मतलब है जैसे अगर वो एज भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकता है, मास भी हो सकता है, तो उसको हम किसके टर्म में डिफाइन करते हैं, क्वांटिटी के टर्म में। और क्वांटिटी को किससे एक्सप्रेस करते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे मैंने बोला 50, तो 50 इज अ क्वांटिटी एंड केजी इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि उसके मापन की इकाई होती है। तो उनके टर्म में जब हम दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं मेजरमेंट। अब मेजरमेंट का यूज़ क्या अपने शिक्षा के क्षेत्र में करना सही होता है, तो बिल्कुल नहीं। इसको अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे, लेकिन पहले ये डेफिनेशन समझ लेते हैं। अधिगम उपलब्धि को मापने के लिए हमें बच्चों से मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर देने को कहते हैं या टेस्ट लेते हैं, उन्हीं टेस्ट को हम अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। पहले अधिगम उपलब्धि क्या है, कितना सीखा बच्चों ने, है ना, उसको बोलते हैं अधिगम उपलब्धि, यानी कि लर्निंग अचीवमेंट। और उसको मापने के लिए हम क्या करेंगे, ओरली या फिर रिटन में क्वेश्चन आंसर करेंगे, और जो टेस्ट लेंगे उनको बोलते हैं अचीवमेंट टेस्ट। अब यहाँ पे जो शिक्षा के क्षेत्र में जो मापन होता है वो तुलना करके नहीं किया जा सकता, मतलब कंपैरिजन करके संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक लड़का था यहाँ पे, एक लड़का यहाँ पे, उससे टेस्ट लिया गया, उसने 0 मार्क्स पाए और इसने 80 मार्क्स पाए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो पहला वाला बच्चा उसको कुछ भी नहीं आता? नहीं कह सकते। तो यानी कि मापन के अकॉर्डिंग, मतलब मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि उसने कितना अचीव किया है, क्योंकि हो सकता है वो अभी नहीं कर रहा है, यानी कि नेक्स्ट एग्जाम में वो थोड़ा सा बेटर कर ले, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि उसको नहीं आता है। तो हम केवल इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि पहले उपलब्धि खराब थी, यानी कि पहले अचीवमेंट थोड़ा सा डाउन था, लेकिन अभी बेहतर है। अगर उसने दोबारा एग्जाम लिया जाएगा तो अभी बेहतर है, लेकिन हम ये कंपैरिजन नहीं कर सकते कि ये जो है बुरा ही है ना। तो ये चीज़ आ जाता है। अब आता है, हम समझेंगे असेसमेंट क्या होता है, आकलन। यहाँ से इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट होता है। सांख्यिक स्कोर को सम्मिलित करने के अलावा, मतलब जो अभी नंबर्स हम दिखा रहे थे ना, उनको, उन स्कोर को भी इन्वॉल्व करने के अलावा आकलन अधिगम के क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट पे भी ध्यान देता है। मतलब इसमें क्वांटिटेटिव तो ध्यान रहता ही रहता है, मात्रा का तो ध्यान रहता ही रहता है, यानी कि स्कोर और जो ग्रेडिंग है उस पर ध्यान रहेगा। उसके अलावा क्वालिटी पे भी रहता है कि कितना सीखा, किस विषय में कितना उन्हें इंटरेस्ट है, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाता है। तो याद रखिएगा इसमें क्वालिटी भी है, ठीक है। आकलन हमेशा निश्चित उद्देश्य या उद्देश्यों के साथ किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो असेसमेंट होता है वो एक डेफिनेट पर्पस के साथ किया जाता है, और ये जो नेशन है ये इस असेसमेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। जैसे इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ
क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑन स्पेसिफिक इशू। याद रखिएगा, एक विशिष्ट विषय पर, मतलब एक विशिष्ट इशू पे ये बेस्ड होता है। और इसमें किसका कलेक्शन किया जाता है? मात्रा और गुणात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों सूचनाओं का कलेक्शन किया जाता है। किसी स्पेसिफिक इशू पर, किसी स्पेसिफिक टॉपिक का हम लोग असेसमेंट करते हैं, बेस्ड ऑन विच स्टेप्स कैन बी टेकन फॉर इनहेंसिंग लर्निंग। और जिसे मैंने किया असेसमेंट, तो असेसमेंट से हमें क्या होगा? असेसमेंट से हम निकालेंगे कि बच्चे में हाँ यहाँ पे उसकी कमी आ रही है, फिर हम क्या करेंगे? उसकी अधिगम को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हुआ होगा असेसमेंट। अभी डिटेल में भी हम लोग समझेंगे जब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट जानेंगे। तो अब यहाँ पे आते हैं इवैल्यूएशन। अभी यहाँ पे छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। इवैल्यूएशन क्या होता है? मूल्यांकन। देखिए, असेसमेंट और मूल्यांकन को कभी कभी एक दूसरे के जैसा ही यूज़ कर लिया जाता है। कभी कभी हम असेसमेंट और इवैल्यूएशन सेम ही कह देते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, और सेम कहना भी गलत नहीं है। ठीक है, इवैल्यूएशन क्या है? क्वांटिटेटिव इन्फो और एंड और लगा है। अब यहाँ समझिएगा, मतलब साथ में भी हो सकता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, या दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। प्लस वैल्यू जजमेंट, मतलब जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा अभी हमने कलेक्ट किया असेसमेंट में, अब ऐसे समझ सकते हो असेसमेंट में हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम अपने अधिगम को और इन्हांस कर सकें, लेकिन यहाँ पे कलेक्ट करने के साथ में हम मूल्य निर्णय भी करते हैं, मतलब जजमेंट भी करते हैं कि हाँ कितना सीख लिया उसने, नहीं सीखा, या फिर किस लेवल तक, किस स्तर तक, ये स्तर वर्ड यूज़ हुआ था उस बुक में, कि किस लेवल तक उसने, किस स्टैंडर्ड तक उसने सीखा है, ये चीज़ इवैल्यूएशन में देखा जाता है। अब यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक सूचना, क्वालिटेटिव सूचना, गुणात्मक सूचना, प्लस वैल्यू जजमेंट। हम जज भी कर लेते हैं कि किस लेवल तक उसने उपलब्धि पाई है, इसी को हम बोलते हैं इवैल्यूएशन। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वांटिटेटिव में क्या आ जाएंगे? क्वांटिटेटिव इन्फॉर्म कैसे मिलेगी? टेस्ट के थ्रू मिलेगी, है ना, ग्रेडिंग या रैंकिंग के थ्रू। यहाँ पे क्वालिटेटिव कैसे मिलेगी? जब ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा उनके बिहेवियर का, पोर्टफोलियो किया जाएगा। अभी इन दोनों का डिफरेंस मैंने वीडियो के अंत में बताया हुआ है, तो वहाँ से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें सभी पक्षों पर ध्यान दिया जाता है, इवैल्यूएशन में सभी एस्पेक्ट पे ध्यान दिया जाता है। अब हम जानते हैं असेसमेंट और इवैल्यूएशन में डिफरेंस क्या है। असेसमेंट जो होता है वो आंकड़े प्रमाण को कलेक्ट करने, डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट टूल से, मतलब इसमें मैंने बताया ना, इसमें कलेक्ट करने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और जज इसमें किया जाएगा कि कितना उसने पाया है, मीनिंग उसको दिया जाएगा, उस डेटा को मीनिंग देने का काम इवैल्यूएशन में होता है, कलेक्ट करने का काम असेसमेंट में हो जाएगा। तो इसमें डेटा को कलेक्ट करना अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग टूल्स का यूज़ करके किया जाता है। ठीक है, और जबकि मूल्यांकन में क्या होता है, जो कलेक्टेड डेटा है, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है, आंकड़े कलेक्ट किए हैं, उनको अर्थ प्रदान किया जाता है थ्रू, कैसे? इंटरप्रेट करके, उनको एनालिसिस करके, या रिफ्लेक्शन, चिंतन के द्वारा। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। आकलन में बच्चों को फीडबैक, आकलन जो होता है बच्चों को फीडबैक देता है, मतलब प्रतिपुष्टि देता है कि उन्होंने कितना सीखा, जिसमें उसके मजबूत पक्षों और सुधार के क्षेत्रों के बारे में बताया जाता है। कि मतलब उसमें ये चीज़ बताया जाता है कि आपको ये आपके बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट हैं, यहाँ इस ये एरिया स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जबकि मूल्यांकन में क्या होगा, एकत्रित प्रमाणों पर आधारित यह बताता है कि गुणवत्ता का मानक क्या हो पाया है। समझे ना, कि यहाँ पे आपने किस स्टैंडर्ड को पा लिया है, ये बता देता है। तो ओवरऑल मूल्यांकन थोड़ा सा ऐसा समझ सकते हैं कि असेसमेंट नीचे है एंड इवैल्यूएशन ज़्यादा क्राइटेरिया, इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, अब हम जानते हैं एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम क्या होता है, क्लासरूम प्रोसेस क्या होता है, और असेसमेंट क्या होता है। तो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम कितना, मतलब हम अगर कोई क्लास लेते हैं तो हम ये ही तो उम्मीद करते हैं कि बच्चे से इतनी उसकी कॉम्पिटेंसीज़ हैं, ये दक्षता है, ये वो प्राप्त करने की हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं, है ना, प्रत्याशा करते हैं। तो वही चीज़ होता है एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम, जिसमें हम बच्चे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस चैप्टर के अंत तक या इस टॉपिक के अंत तक उसको ये चीज़ें आ जानी चाहिए। वो आए या ना आए वो बात अलग होती है, लेकिन एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम, जिसको शॉर्टकट में ELO बोलते हैं। असेसमेंट को इजी और एक्यूरेट करने के लिए ELO का स्मार्ट होना ज़रूरी है। मतलब ELO आप जो डिसाइड करते हो उसको स्मार्ट होना ज़रूरी है। अब स्मार्ट मतलब वो स्मार्ट नहीं, स्मार्ट का फुल फॉर्म है यहाँ पे, मतलब
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ईएलओ के मतलब अगर फीचर्स भी पूछे जाएँ क्या होते हैं, तो यही 5 आपको याद रखने हैं। ईएलओ आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, मापने योग्य होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसको बच्चे अचीव कर सकें। ऐसा आप ईएलओ मतलब ऐसा आप एक्सपेक्ट ना कर लो जिसको बच्चे अचीव ही ना कर सकें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। रियलिस्टिक होना चाहिए कि वो जिसको पाया जा सके, एंड टाइम बाउंड की विद इन टाइम पीरियड वो चीज़ पाया जा सके, या जो जब तक आपका टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक में बच्चा वो चीज़ अचीव कर सके, आउटकम को पा सके। तो ये होते हैं ईएलओ के मेन फीचर्स, या फिर ईएलओ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो स्मार्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। इंग्लिश में याद रखिएगा इसको। क्लासरूम प्रोसेस की 3 मेजर स्टेजेस होती हैं, 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि क्लासरूम की जो प्रक्रिया होती है, सबसे पहले आप ईएलओ डिसाइड करते हो। ईएलओ मतलब प्रत्याशित अधिगम परिणाम डिसाइड करते हो। फिर उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करते हो क्लासरूम ट्रांजेक्शन की, कि क्लासरूम में कौन कौन सी विधियों का यूज़ करना है, कौन कौन सी टीएलएम का यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। एंड देन असेसमेंट करते हो। इससे क्या होता है, ये पूरा कंप्लीट क्लासरूम प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं वो 3 हैं यहाँ पे। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ असेसमेंट के बारे में। तो असेसमेंट का जो टाइप होता है, मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको रचनात्मक आकलन बोलते हैं, एक समेटिव असेसमेंट। लेकिन उससे पहले हम यहाँ शॉर्टकट में कुछ डिफरेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे पहला है, असेसमेंट आपका औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल मतलब जैसे प्रॉपर एक गाइडलाइंस के थ्रू, इनफॉर्मल मतलब फ्रेंडली तरीके से हो सकता है। दूसरा वस्तुनिष्ठ भी हो सकता है और व्यक्तिनिष्ठ भी हो सकता है, मतलब ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है। सब्जेक्टिव में किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का ध्यान रख करके किया जा सकता है। मानक संदर्भित या वर्ग संदर्भित भी हो सकता है, यानी कि नॉर्म रेफरेंस भी हो सकता है, क्राइटेरिया रेफरेंस भी हो सकता है। ये ओवरऑल इन्होंने 3 क्राइटेरिया बताए हैं असेसमेंट के। अब यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिएगा कि नॉर्म रिफरेंस क्या होता है, यानी कि मानक संदर्भित क्या होता है। इसमें जो बच्चे का कंपैरिजन होता है वो ग्रुप या स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किया जाता है, ग्रुप या स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किया जाता है। कोई ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग फिर हम कंपेयर करेंगे कि हाँ इस ग्रुप के कंपैरिजन में इसका क्या स्तर है ना। और यहाँ पे जो क्राइटेरिया रेफरेंस होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम उसी की परफॉर्मेंस से उसको कंपेयर करते हैं, उसकी जो पहले वाली परफॉर्मेंस है उससे बाद वाली परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। तो ये हो जाता है क्राइटेरिया रिफॉर्म। अब यहाँ पे असेसमेंट को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 तरीके के होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट को रचनात्मक आकलन या सृजनात्मक आकलन कहते हैं। इनकी विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करते हैं। सबसे पहले ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकता है। ऑब्वियसली फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम लोग ज़्यादा, जैसे सीटेट के एग्जाम में आपने देखा होगा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट को अधिकतर अच्छा माना गया है, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे पहला है कि इसमें फॉर्मेटिव और फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट की श्रृंखला होती है। इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों आकलन की एक सीरीज़ होती है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी कि ये क्या होता है, असेसमेंट के बाद ना, ये जो आपका जो टॉपिक है जब आप लर्निंग कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो उसके बीच में पढ़ाते पढ़ाते साथ साथ में चलने वाली ये प्रक्रिया होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। गुणात्मक फीडबैक फॉर बोथ का मतलब टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। इसमें जो क्वालिटेटिव फीडबैक होती है, प्रतिपुष्टि मिलती है टीचर को भी और स्टूडेंट को भी, जिसमें उनको ये पता चलता है कि कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है या कैसे अपनी लर्निंग को आप इन्हांस कर सकते हो। स्व आकलन के मौके दिए जाते हैं। इसमें सेल्फ असेसमेंट बच्चा खुद का कर सकता है कि हाँ उन्हें कहाँ इंप्रूव करने की ज़रूरत है। पीयर ग्रुप में अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ में असेसमेंट कर सकता है, जिसके द्वारा वो जानता है कि उन्हें कैसे वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं एक्स्ट्रा बताऊँ कि अगर आ जाए कि टीचर की क्या विशेषता होती हैं, टीचर के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसे हेल्पफुल है, तो सबसे पहला पॉइंट कि एक तो फीडबैक देता है, ये मैंने बताया कि रिजल्ट की क्या उन्होंने सीखा है ना, मॉडिफाई कर, इसके द्वारा अगर जो फॉर्मेटिव असेसमेंट हुआ उससे क्या करेगा टीचर, अपनी जो लर्निंग एक्टिविटीज़ है, जो पढ़ाने का तरीका है उसको इम्प्रूव कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है कि कमी कहाँ पे है, मतलब कमी निकालना, फिर रेमेडी देना, ये सारा काम कर सकता है। टू रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल, ये भी कर सकता है कि वो बच्चे का पोटेंशियल जान सकता है कि हाँ बच्चे में क्षमता कितनी है ना। तो ये सारे पॉइंट हो जाते हैं टीचर के एक्सपेक्ट से कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्यों ज़रूरी है। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है। जैसे आप फॉर्मेटिव असेसमेंट
यानी टेस्ट आ जाएंगे, है ना, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी कि आप छोटे छोटे लेवल पे हर चैप्टर के बीच में ही टेस्ट ले रहे हो, लेकिन वो टेस्ट कैसे होने चाहिए, वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होने चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे होने चाहिए, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल होना चाहिए कि आप पता लगाओ कि कहाँ कमी है और फिर उसके अकॉर्डिंग आप उपचार भी दो। इफेक्टिव फीडबैक मिलना चाहिए, मतलब प्रभावी प्रतिपुष्टि मिलनी चाहिए बच्चों की, और बच्चों के लिए भी टीचर्स के लिए भी सक्रिय भागीदारी होती है, मतलब इसमें स्टूडेंट एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करता है। इसमें ऐसा फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए जिसमें इंटरनली बच्चा इंट्रिंसिक रूप से मोटिवेट हो सके। हेल्प स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड क्राइटेरिया एंड इम्प्रूवमेंट, यानी कि यहाँ पे बच्चे को ये जानने में मदद होती है कि कैसे वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, और साथ ही साथ एक और पॉइंट मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन वो अपने पीयर्स को भी, अपने सहपाठियों को भी जानने में बहुत ये फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्पफुल होता है। अब हम जानेंगे समेटिव असेसमेंट के बारे में, जो संकल्पात्मक आकलन होता है, और समराइज द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट एट द पर्टिकुलर टाइम, यानी कि एक तो पहली बार ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होता है, दूसरी बात इसमें समराइज कर दिया जाता है ओवरऑल डेवलपमेंट को, कि जैसे अब हम लोगों का जो एनुअल एग्जाम होता है या टर्म इन एग्जाम होता है, उसमें क्या करते हैं, पूरा 6 महीने में आपने कितना सीखा वो चीज़, तो उसको समराइज कर देना, उसका सार निकाल लेना विकास का, उसको हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट। अब इसमें क्या आ जाता है, ग्रेडिंग एंड रैंकिंग आ जाएगा, इसमें हम ग्रेड दे देते हैं, बच्चों को रैंक कर देते हैं, कोर्स एंड में एग्ज़ाम होता है, टर्म एंड में एग्ज़ाम होता है, एनुअल एग्ज़ाम हो जाएगा, ये फॉर्मली होता है, जैसे वहाँ पे हमने देखा था वो इनफॉर्मल होता था, ये औपचारिक रूप से ही होता है। इसमें क्विजेस, एस्से, टेस्ट, प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड है, बचपन से ही चला आ रहा है हम लोगों का, कि बस आप एनुअल एग्ज़ाम दोगे, हाफ ईयरली एग्ज़ाम दोगे या क्वार्टरली एग्ज़ाम दोगे, ये हो जाता है। बल्कि फॉर्मेटिव असेसमेंट ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप थोड़ी थोड़ी देर में बच्चों को टेस्ट कर रहे हो कि उसने कितना सीखा, उसकी अचीवमेंट को पाने की कोशिश कर रहे हो, कि कितना लर्निंग आउटकम को पाने की कोशिश कर रहे हो, कि कहाँ तक उसने सीखा है। इसमें रिजल्ट का यूज़ किस लिए किया जाता है, जो आप इसमें समेटिव असेसमेंट में रिजल्ट आता है उसका यूज़ हम कंपैरिजन के लिए कर सकते हैं, इंटर स्कूल या इंट्रा स्कूल। इंटर स्कूल का मतलब विद इन स्कूल, स्कूल के अंदर ही बच्चों के में कंपैरिजन, या इंट्रा स्कूल का मतलब है कि हम दो स्कूलों के बीच में, कि ये स्कूल है और ये स्कूल है, इनके बीच में इनके रिजल्ट के आधार पे कर लेते हैं। अब डिफरेंस फ्रॉम द टेबल रिफर टू द एंड में कुछ टेबल दे रखी है, इनको जल्दी से हम लोग पढ़ लेते हैं। डिफरेंस जानने की बताया गया है कि जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है और समेटिव असेसमेंट होता है, यह जानने के लिए किया जाता है कि बच्चे ने क्या सीख लिया है तथा क्या अभी सीखना बाकी है, वही चीज़ कि क्या सीखा है, क्या अभी बचा रह गया है। और इसमें क्या होता है, एक निर्धारित कोर्स में बच्चे के कुल निष्पादन को जानने के लिए कितना सीखा है, बस इतना पता चल जाए वही बहुत है। तो ऑब्वियसली फॉर्मेटिव असेसमेंट ज़्यादा अच्छा है हमारा। शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों का निर्धारण कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना, अपनी मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जब वो पता लगाते हैं तो फीडबैक केवल स्टूडेंट को नहीं मिलता है, बल्कि शिक्षक को भी मिलता है, उसमें बदलाव कर सकते हैं। इसमें अगर बच्चे का निष्पादन अच्छा नहीं होता है तो शिक्षक अगले सत्र हेतु, मतलब इसमें क्या है, इसमें तुरंत आप अपना वो चेंज कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे। इसमें क्या होगा, इसमें आपने टेस्ट कर लिया, देन अगला जब सेशन आएगा तब आप बदलाव करोगे, तो थोड़ा सा डिले होता है इसमें ग्रेडों का अधिक महत्व नहीं दिया जाता है, ग्रेड एंड रैंकिंग पे महत्व नहीं दिया जाता है, इसमें तो ग्रेड पे ही महत्व दिया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान कई बार होता है, ये कई बार होता है, दौरान होता है, ये अंत में होता है। ये कम औपचारिक होता है, लेकिन अनौपचारिक ज़्यादा होता है, मतलब इनफॉर्मल ज़्यादा होता है, ये अधिक औपचारिक होता है। बच्चों की आवश्यकता के अनुसार ये फ्लेक्सिबल होता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है। प्रक्रिया द्वारा निर्धारित किया जाता है, कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहे हो, उससे ये फॉर्मेटिव असेसमेंट डिसाइड होता है, ये परिणाम द्वारा डिसाइड होता है, रिजल्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, बहुत ईजी सा डिफरेंस है इसका, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। अब हम जानते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अभी अगला जो हम लोग का चैप्टर है वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, है ना, अधिगम सा आकलन, ये जो आकलन है इनके बारे में हम जानेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो समेटिव नेचर होता है, जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, यानी कि अधिगम का और अधिगम के लिए, अधिगम का जो आकलन होता है वो समेटिव होता है नेचर, और जो अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आप जो आकलन करते हो वो फॉर्मेटिव नेचर का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एकदम याद रख लीजिएगा कि के लिए में क्या आ जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट।
अब सीसी के बारे में जानते हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूअस मतलब निरंतर चलना है, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इसमें हम दोनों पक्षों को रखेंगे, शैक्षिक और साशैक्षिक। इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाई CBSE। अब 2009 का जो RTE है उसमें भी ये बात की गई है, उसके द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, मूल्यांकन केवल बच्चे की प्रगति एवं उपलब्धि नहीं मापता है, पहली बात यहाँ बताया गया है। इवैल्यूएशन होता है वो केवल ये नहीं देखता है कि बच्चे का कितना प्रोग्रेस हुआ है या कितना अचीव किया है, बल्कि ये भी देखता है कि जो आप TLM का यूज़ कर रहे हो, जो मटेरियल यूज़ कर रहे हो, जो आप टेक्निक्स का यूज़ करो, अप्रोच का यूज़ करो, वो कितना प्रभावी है। ठीक है, ये भी चीज़ देखता है। तो अभी जो मूल्यांकन मैंने स्टार्टिंग में बताया था उसमें ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि जज तो आप करते ही करते हो, उसके अलावा ये चीज़ भी देखा जाता है कितना वो इफेक्टिव है। अब यहाँ पे समग्र का मतलब है व्यापक, जिसको आप कह सकते हो। कॉम्प्रिहेंसिव इसमें क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि इसमें शैक्षिक और साशैक्षिक दोनों पक्षों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और सतत क्यों कहा गया है? क्योंकि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। मतलब आप चैप्टर से पहले भी यूज़ कर सकते हो, टेस्ट के रूप में, चैप्टर के दौरान भी, चैप्टर के एंड में भी। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। CC जो होता है, CC आपके बच्चे के विभिन्न पक्षों पे, विभिन्न एस्पेक्ट पे केंद्रित होता है। मतलब कॉग्निटिव भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, फिजिकल डेवलपमेंट भी हो सकता है। इन सारे विकास के लिए इसमें इन सारे विकासों पे ध्यान दिया जाता है। और इसके लिए क्या केवल फॉर्मेटिव असेसमेंट है? नहीं, इसमें फॉर्मेटिव एंड समेटिव दोनों को इन्वॉल्व किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। मतलब अभी तो हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट पढ़ा, उन दोनों का समेशन किस में आ जाता है? CCE की विशेषता क्या होती है? ये विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है, मतलब स्कूल बेस्ड होता है आपका इवैल्यूएशन। इसमें औपचारिक एंड अनौपचारिक दोनों विधियों का उपयोग किया जाता है। ऑब्वियसली किया जाएगा क्योंकि फॉर्मेटिव एंड समेटिव दोनों चल रहा है इसमें, है ना। फिर थर्ड पॉइंट है कि बच्चे के व्यक्तित्व के हर भाग का ध्यान दिया जाता है। हर भाग का मतलब आप कॉग्निटिव भी करोगे और इमोशनल भी लोगे, कल्चरल भी लोगे, सोशल भी लोगे, हर एस्पेक्ट पे उनका इवैल्यूएशन किया जाता है। मूल्यांकन को बहुत तकनीकों का उपयोग किया जाता है। मतलब मूल्यांकन के लिए बहुत सारी तकनीकों का, मल्टीपल टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, कोई एक टेक्निक पर्टिकुलर यूज़ नहीं की जाती। CCE फीडबैक प्रोवाइड करता है टू टीचर एंड स्टूडेंट। तो CCE जो है वो प्रतिपुष्टि देता है टीचर को भी कि कहाँ टीचर को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है अपनी शिक्षण विधियों में, या स्टूडेंट को भी जान सकता है कि उसको कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें CCE करता है। मतलब अभी तक आपने जो फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट में पढ़ाना विशेषताएं, उनको आप CCE में भी आराम से आप डाल सकते हो। ठीक है, अब हम जानते हैं कि यूज़ ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा फॉर CCE। देखिए, केवल क्योंकि जो आपका CCE है उसमें FA और SA दोनों इन्वॉल्व है, तो आप उसमें केवल क्या गुणात्मक डेटा आंकड़ों की ज़रूरत होती है? नहीं, मात्रात्मक की भी ज़रूरत होगी। दोनों नंबर्स भी चाहिए हमको और अनुभव भी चाहिए कि बच्चों ने कितना सीखा है, उसका डिस्क्रिप्शन भी चाहिए हमको, वर्णन भी चाहिए। तो यहाँ पे जो वो डेटा होते हैं, उनको, उन डेटा को मापने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं। अभी जो मेथड दे रखे हैं उनको याद रख लीजिएगा। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाता है कि क्वालिटेटिव डेटा निकालने के लिए कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं, तो आप आराम से कर लोगे। होल्ड ऑन। हाँ, तो क्वांटिटेटिव मेथड के लिए, मतलब मात्रा निकालने के लिए, मात्रा निकालने का मतलब इसको पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि क्वांटिटेटिव जो होता है, क्वांटिटी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था मात्रा मापन वाले में कि 50 किलो, 60 किलो, तो क्या है? क्वांटिटी मिल रही है। या किसी ने 50 नंबर पाए तो ये क्या है? क्वांटिटी मिल रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्वांटिटेटिव डेटा में, क्वांटिटेटिव जो डेटा होता है उसमें नंबर का यूज़ किया जाता है। ये संदर्भ के निरपेक्ष होता है, इरेस्पेक्टिव होता है। मतलब इसमें आपका कंटेक्स्ट मैटर नहीं करता कि आप किस संदर्भ में पूछ रहे हो, किस सिचुएशन में पूछ रहे हो, वो मैटर नहीं करता है। यहाँ पे ऐसा होता है कि आपने बस टेस्ट लिया एंड बच्चे ने जो पाया वो हो गया। एक्यूरेट होता है, ये मेजरेबल होता है। जो क्वांटिटेटिव डेटा उसको मापने योग्य होता है और एक्यूरेट होता है, मतलब एकदम सही सही मिलता है डेटा। इसमें कौन, क्या, कहाँ, कितना का पता चलता है कि कौन है, क्या किया, कहाँ गया, कितना मिला, यानी कि ये सारी चीज़ें पता चलती हैं आपके क्वांटिटेटिव में। जबकि क्वालिटेटिव में क्या पता चलता है, जो गुणात्मक डेटा होता है उसमें आपका वर्णन का पता चलता है, डिस्क्रिप्शन पता चलता है, अनुभव बेस्ड होता है, उनके एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। इसमें संदर्भ आधारित होता है, मतलब कोई सिचुएशन दी जाएगी, उसमें उस बच्चे का पर्सपेक्टिव देखा जाता है कि क्या वो सोचता है ना। ये चीज़, ये एक्यूरेट नहीं होता है, मेजरेबल भी नहीं होता। किस लेवल, मतलब अभी की सिचुएशन में ये है, लेकिन अगली सिचुएशन में हो सकता है वो थोड़ा सा डाउन हो जाए, तो उसमें गुणों पर ध्यान दिया जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं, वर्णन, कैसे, क्यों,
मतलब आप डिटेल जानने की कोशिश करते हो, आपको नंबर्स नहीं मिलते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि मेथड कौन कौन से हैं। इन मेथड ऑप्शन में आ जाएंगे तो आप आराम से लगा लोगे कि हाँ ये क्वांटिटेटिव मेथड है, ये क्वालिटेटिव मेथड है। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, अचीवमेंट टेस्ट होता है, उपलब्धि परीक्षण होता है, सर्वे होता है, क्वेश्चनर होता है, क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, प्री एंड पोस्ट टेस्ट होता है, चैप्टर स्टार्टिंग में एंड चैप्टर एंड में हो सकता है, चैप्टर के दौरान भी हो सकता है टेस्ट। एग्जिस्टिंग डेटाबेस, जो पहले से आपके पास डेटाबेस मौजूद है जिसमें आपने नंबर्स वगैरह, बच्चों की मार्कशीट वगैरह बना रखी, उनका यूज़ किया जाता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट का यूज़ किया जाता है, एक्सपेरिमेंट का यूज़ किया जाता है। ये सारे एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, ये किसके हैं, क्वांटिटेटिव मेथड के हैं। अब आता है क्वालिटेटिव में क्या करते हैं। क्वालिटेटिव में ऑब्वियसली क्वालिटी पे ध्यान देंगे तो ऑब्जर्वेशन पे करेंगे, अवलोकन करने पे, उन बच्चे का इंटरव्यू लेंगे। एक और बात, इसमें क्या होता है, इसमें ग्रुप ऑफ स्टूडेंट पे ध्यान दिया था, इसमें इंडिविजुअली भी हो सकता है। जैसे इंटरव्यू लोगे तो आप किसी बच्चे का एक लोगे, ऐसे करके पोर्टफोलियो जो क्रिएट होता है उसके द्वारा, पोर्टफोलियो एक मेथड हो जाता है क्वालिटेटिव डेटा निकालने का। केस स्टडी हो जाता है, प्रोजेक्ट हो जाता है, असाइनमेंट हो जाता है, फोकस ग्रुप डिस्कशन हो जाता है, फील्ड नोट हो जाता है, डायरीज हो जाता है। ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं क्वालिटी। देखिए आप खुद सोचिए, इससे क्या आपको नंबर मिलेगा, फील्ड नोट से, डायरी से क्या आपको नंबर कोई मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको केवल डिस्क्रिप्शन का पता चलता है कि क्या उन्होंने इस सिचुएशन में क्या वो बोल रहे हैं या डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, फ़ोटोज़ हैं, उनसे आप क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। डॉक्यूमेंट है, तो ये सारे आपके जो डेटा होते हैं ये आपके क्वालिटेटिव डेटा होते हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा। बस यहाँ पे होता है आपका चैप्टर ख़त्म। और चैप्टर काफ़ी बड़ा था लेकिन मैंने उसको बहुत ही शॉर्ट नोट्स में और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक भी पॉइंट, देखिए मेरे नोट्स ऐसे हैं ना, इसका आप एक भी पॉइंट मिस नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी 30-40 पेज का अगर कोई चैप्टर है तो उसको मैं 3 पेज में कर दे रही हूँ, तो बड़ी बात है ना। और थोड़ा मेहनत करती हो तो आप शेयर कर दिया करें, एंड वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा। सो थैंक यू।